Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 India, climate, natural vegetation and wildlife. तो बच्चा इस चैप्टर में हमको तीन डिफरेंट चीज़ों को पढ़ना है। पहला है क्लाइमेट, ये अपने आप में एक टॉपिक है। फिर नेचुरल वेजिटेशन मतलब शॉप्स ट्रीज प्लांट्स जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, प्लस एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। ये नेचुरल वेजिटेशन को हम बोलते हैं फ्लोरा, वाइल्ड लाइफ को हम बोलते हैं फौना। तो फ्लोरा फौना को भी डिस्कस करेंगे और क्लाइमेट को भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर हम वेदर और क्लाइमेट को पढ़ते हैं तो वेदर क्या होता है बच्चा? अभी करंट की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है किसी भी प्लेस की, किसी भी पर्टिकुलर टाइम की, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? वेदर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की, एक पर्टिकुलर प्लेस की, एक पर्टिकुलर टाइम की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वही क्या है? वेदर है। When we say hot or cold or sunny, cloudy, rainy, windy, या हॉट डे है, कोल्ड डे है, सनी है, क्लाउडी है, रेनी है, विंडी है, इतने डिफरेंट टाइप का वेदर हो सकता है। और एक कभी कभी तो ऐसे होता दिन में 10-12 बार वेदर चेंज होता था। जैसे सुबह उठे बहुत ठंडी लग रही थी, फिर एकदम से धूप आ गई, फिर पानी गिर गया, फिर पानी गिरने के बाद फिर से ठंडी लगने लगी, फिर 4-5 बजे तेज धूप आ गई और फिर बारिश पड़ने लगी। तो एक दिन में बहुत बार वेदर चेंज हो सकता है। और जब प्री मानसून शावर्स होते हैं ना, जब बारिश की स्टार्टिंग होती है, तब तो ऐसे ही होता है, बहुत तेजी से पानी गिरता है, फिर एकदम से गायब हो जाता है, फिर बहुत तेज गर्मी लगने लगती है, होता है ना ऐसे, वही उसे क्या बोलते हैं? वेदर। पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें बच्चा, तो क्लाइमेट एवरेज है वेदर का। 30 ईयर की एवरेज वेदर कंडीशन को मिला ले तब बनता है हमारा क्लाइमेट। कितनी ईयर की? 30 ईयर की एवरेज वेदर कंडीशन से बनता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है बच्चा? एवरेज है वेदर का। और द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन, वेदर कंडीशन का रेगुलर पैटर्न, पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर टाइम का, इसे ही हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट, ठीक है। तो वेदर शॉर्ट टर्म फेनोमेना है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म फेनोमेना है। पर वेदर कंडीशन को जानकर उनका एवरेज निकाल कर ही क्लाइमेट बनता है, ठीक है। अब जो क्लाइमेट होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है उस जगह के लोगों के जीवन में। जैसे कि आप अगर कश्मीर में रह रहे होंगे, ठंडा प्रदेश है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वुलन क्लॉथ पहनने पड़ेंगे, है ना। कुछ ऐसी चीज़ों को कंटिन्यूअसली खाना पड़ेगा जो गर्म हो। पर वहीं पर अगर आप केरला तमिलनाडु के कोस्ट पे रह रहे होंगे तो वहाँ आपको गर्मी होगी, है ना, मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा बिकॉज ऑफ रेन, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो वहाँ पर आपको कॉटन क्लॉथ ज़्यादा फेवरेबल होंगे, कश्मीर में वुलन क्लॉथ ज़्यादा फेवरेबल होंगे। तो कंट्री के जो पर्टिकुलर एरिया के जो लोग होंगे जहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा वेरी करेगा, है ना, वहाँ पर उनकी जो लिविंग कंडीशन होंगी बच्चा वो भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी क्रॉप क्रॉप ग्रो होनी है, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। कैसे क्लॉथ वो पहनेंगे, मेनली उनके फेस्टिवल्स, ये सब कुछ क्लाइमेट के आसपास ही घूमता रहता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट की अगर हम बात करें, वो कौन से फैक्टर हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे? तो वो है बच्चा लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू माउंटेन, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंड्स, ठीक है। देखो कैसे एक के बाद हम लोग एक सबको डीप में पढ़ेंगे। तो पहले लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो लैटिट्यूड क्या होते हैं बच्चा? हमारे अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लाइन है, 0 से स्टार्ट होके 90 तक जाती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, और फिर 0 से स्टार्ट होके 90 तक जाती हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। अगर आप 0 डिग्री लैटिट्यूड पे रहते हैं तो मतलब ये एरिया बहुत गर्म है, हॉट और ह्यूमिड है। पर आप फ्रिजिड जोन में रहते हैं 90 डिग्री के आसपास, 80-90 पे, तो ये 66 के बाद अगर आप रहते हैं तो ये फ्रिजिड जोन है, बिल्कुल ठंडा, फ्रोजन। तो यहाँ पर ठंडी होगी। पर आप मिड एल्टीट्यूड पे अगर रहते हैं, इस जगह में अगर आप रह रहे हैं, तो आपका क्लाइमेट होगा बेटा मॉडरेट। फिर से 0 इक्वेटर पे अगर आप रह रहे हैं, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आप रह रहे हैं ना, वहाँ पर देखना बहुत तेज गर्मी होती है, बहुत तेज गर्मी। पर अगर आप एंटार्क्टिका में रह रहे हैं या आर्कटिक एरिया में रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, ये फ्रेजेड जोन है। तो बीच वाला जो एरिया है वो सबसे फेवरेबल है, यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। अब हम बात करेंगे हमारे इंडिया की। तो देखो ये रहा हमारा इंडिया और यहाँ से जाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है बच्चा? 23.5 डिग्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ में रीजन है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, बहुत ज़्यादा गर्म। और ये वाला जो रीजन है इसे हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, जो मॉडरेट होता है। ठीक है, ये एक्सट्रीम हॉट होता है, ये मॉडरेट है। चलो, लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट हमारी कंट्री के मिडिल से गुजरती है और हमारी कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक रीजन को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, दूसरे को सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक है, सो द टेम्परेचर इज जनरली क्वाइट हाई थ्रू आउट द कंट्री। तो हमारी कंट्री में टेम्परेचर नॉर्मली हाई ही होता है। ठीक है मैम, चलो। नाउ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है सिंपल हाइट बच्चा। तो आप जितनी ज़्यादा हाइट पर रहेंगे आपका टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम रहेगा। ठीक है, हर 165 मीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाता है। समझ में आई बात? आप यहाँ पर हैं, यहाँ से 165 मीटर ऊपर यहाँ पहुँचे, यहाँ पर -1 टेम्परेचर मिलेगा। -1 मतलब -1 नहीं बेटा, अगर यहाँ पर 38 होगा तो यहाँ पर 37 मिलेगा। और 165 ऊपर जाएंगे, मीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 36 मिलेगा। ऐसा हर 165 मीटर ऊपर जाने पे टेम्परेचर 1 डिग्री से कम हो जाता है। -1 नहीं हो जाता, -1 से कम हो जाता है। ठीक, कोई बात? चलो, तो जो टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, मतलब हाइट पे भी डिपेंड करता है। वो प्लेसेस जो हिल्स पर हैं, माउंटेन्स पर हैं, जैसे शिमला, श्रीनगर, ऊटी, है ना, ये कूलर हैं एज कम्पेयर टू प्लेन्स। प्लेन से कंपेयर करेंगे, यूपी बिहार का टेम्परेचर देखो, शिमला श्रीनगर का देखो, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। ऊटी नीलगिरीज में है, प्लीजेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर। और जबकि कि वो इक्वेटर के पास है, टेम्परेचर हमेशा बहुत गर्म रहना चाहिए वहाँ का, बिकॉज इट इज़ नियर बाय इक्वेटर, नीलगिरीज पे है ऊटी। देन टू, फिर भी वो ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि ऊटी एक हाइट के ऊपर है, नीलगिरी माउंटेन के ऊपर है। ठीक है बात? तो ऊटी कहाँ मिलेगा? साउथ में। शिमला श्रीनगर कहाँ मिलेंगे? हमारे कंट्री के नॉर्थ में। इक्वेटर के पास होने के बाद भी ऊटी ठंडा है। क्यों? ये मैम पूछ सकती है क्वेश्चन में, तो क्या बोलोगे? बिकॉज इट लाई ऑन नीलगिरी हिल्स ऑन अ हाइट, दैट इज व्हाई इट इज कूल, इट रिमेन्स कूलर। चलो, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू माउंटेन्स। अब माउंटेन के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन कहाँ पर है? To the north of India, lofty Himalayan stand as a barrier। हमारे नदर्न साइड में, ये जो इंडिया का ऐसा वाला पार्ट बताते हैं, यहाँ पर क्या है? हिमालयन माउंटेन। ठीक है, और हिमालयन माउंटेन किसकी तरह काम करते हैं? बैरियर की तरह, है ना। बैरियर की तरह मतलब रुको, एक नेचुरल बाउंड्री की तरह काम करते हैं, जो साइबेरिया से आने वाली कोल्ड बाइटिंग विंड को वहीं रोक लेते हैं। प्लस हमारी जो मानसून एयर होती हैं, जो मानसून विंड्स होती हैं, उनको भी यहीं रोक के यहीं बारिश दे देते हैं। तो भाई बहुत काम के हैं हमारे हिमालयन माउंटेन। नदर्न एशिया से आने वाले कोल्ड विंड को रोक लेते हैं। दे ऑल्सो फोर्स मानसून विंड टू शेड मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर विद इन द कंट्री। ठीक है, तो देखो एक तरीके से तो ये यहाँ की ठंडी हवाओं को हमारी कंट्री में नहीं आने देते, ऊपर से जो मानसून हवाएं होती हैं उनको यहीं रोक लेते हैं और रुक जाती हैं, तो बारिश यहीं पर हो जाती है। तो बहुत काम का है हिमालय। विदाउट द माउंटेन बैरियर, अगर माउंटेन बैरियर नहीं होता तो मानसून विंड सेंट्रल एशिया में निकल जाती हैं और हम ड्राई रह जाते, सूखे रह जाते। हिमालयन माउंटेन की तरह बच्चा हमारे वेस्टर्न घाट्स भी जो हैं वो भी रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर है वेस्टर्न घाट या अरेबियन सी से जो भी मॉनसून वेयरिंग विंड्स आती हैं उनको ये रोक लेते हैं और बारिश यहीं पर हो जाती है। इस साइड में बारिश फिर कम होगी या तो होगी ही नहीं। अब देखो पास से कैसे होता है, ये रहे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यहाँ से अरेबियन सी से मॉनसून वेयरिंग विंड आई, ये ऊपर की तरफ जाएंगी क्योंकि यहाँ पर माउंटेन है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगी ठंडी हो जाएंगी और पूरी बारिश यहीं पर हो जाएगी, है ना, यहाँ पानी पानी हो जाएगा। अब ये जो सूखी हवाएं बची, क्योंकि इनका मॉइस्चर कंटेंट तो यहीं खत्म हो गया, सूखी हवाएं यहाँ पहुंची, ये पहुंच गई पुणे। पुणे में ये बिल्कुल बारिश नहीं देंगी, सारी बारिश किसको दे देंगी? यहाँ पर जो मुंबई है उसे। तो पूना बेचारा पानी के बिना रह जाएगा। तो ऐसे भी रोल प्ले करते हैं हमारे माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट इन्फ्लुएंस करते हैं वेस्टर्न इंडिया की रेनफॉल को। ये रेन बेयरिंग विंड्स को जो अरेबियन सी से आ रही होती थी, जिसमें मॉइस्चर बहुत सारा होता था, उसको रोक कर वेस्टर्न स्लोप पे बारिश पड़वा देते हैं। पर जो ईस्ट साइड में रहेंगे, ये वेस्ट साइड और ईस्ट साइड में जो प्लेसेस रहेंगे, या तो वहाँ बारिश होगी नहीं, या होगी तो बहुत कम। ठीक, कोई बात? चलो, नेक्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब बच्चा होता क्या है, सी से जितना ज़्यादा आप दूर रहोगे उतना आपका जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम हो जाएगा।
और सी के जितना पास रहोगे, यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जितने भी रीजन्स होंगे बेटा, उनका जो क्लाइमेट होगा वो मॉडरेट होगा। दिन में ज़्यादा गर्मी होगी तो ये ठंडी हवाएं यहाँ आ जाएंगी, रात में जब यहाँ ठंडी हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर अभी गर्म ही रहेगा, तो यहाँ से हवाएं इस तरफ चलने लगेंगी। बिकॉज ऑफ लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। दिन के टाइम में ज़मीन के ज़्यादा तेज गर्म हो जाने से ओशन की जो ठंडी ठंडी, सी की जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं यहाँ आ जाती हैं और टेम्परेचर को कम कर देती हैं। रात में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवाएं यहाँ चली जाती हैं। ठीक हुई बात। और इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेनेंस में ओशन का, सी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे, कोस्टल एरियाज में भी हमने देखा। इसका मतलब सी के पास में जो लोग होंगे वो लार्ज वेरिएशन नहीं देखेंगे टेम्परेचर में अक्रॉस द सीजन, कि ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई। यहाँ हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। जो चेन्नई है वहाँ पर वेरिएशन नहीं होते टेम्परेचर में बच्चा, पर दिल्ली में बहुत होते। दिल्ली में गर्मी के टाइम में इतनी गर्मी पड़ेगी कि वो भी हमसे सही नहीं जाएगी, और ठंडियों के टाइम इतनी ठंडी पड़ेगी कि वो भी हमसे सही नहीं जाएगी। ठीक है, पर चेन्नई ना ही तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी, बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया। ठीक है, चलो। और दिल्ली में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है भाई काय से, सी से। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसका नाम होता है विंड। बहुत ही अच्छी बात है ये, जो आपको यहीं से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। देखो, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई मतलब जहाँ गर्मी होगी, वहाँ पर हवाएं गर्म होके ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी बच्चा? वैकेंसी। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जहाँ पर भी लो टेम्परेचर होगा, क्या लो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जहाँ पर कम होगा तो वहाँ पर होगी हवाएं। अब हवाएं ठंडी होंगी तो वो ज़मीन पर ही रहेंगी, तो ये हवाएं इसकी तरफ चलने लगती हैं इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर है हाई प्रेशर क्योंकि हवाएं बहुत ज़्यादा हैं ज़मीन के पास, तो ज़मीन के ऊपर बहुत प्रेशर बना रही है हवाएं। यहाँ पर है लो प्रेशर क्योंकि हवाएं ऊपर की तरफ चली गई हैं। तो जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा एयर का, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर हवाओं का जो प्रेशर होगा वो लो होगा। कंफ्यूज हो गए क्या? फिर से देखो, यहाँ पर बहुत तेज पड़ रही थी गर्मी, टेम्परेचर था हाई। हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ जितनी भी हवाएं थी वो गर्म हो गई, और गर्म होके वो कहाँ चली गई? ऊपर। क्या इतनी बातें क्लियर है? होनी चाहिए, नहीं तो सेकेंड पार्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। हो गई? चलो। अब यहाँ पर बेटा टेम्परेचर बहुत लो है, टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब ठंडी पड़ रही है। ठंडी पड़ रही है तो ये जो हवाएं हैं ये यहीं पर रहेंगी, तो अर्थ के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाएंगी, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाई प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर बना था लो प्रेशर। अब इस हाई प्रेशर से हवाएं किसकी तरफ चलने लगती हैं? लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, यहाँ हवा है ही नहीं, यहाँ की हवा तो ऊपर चली गई। तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ आएंगी इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए। चलो अब बुक में पढ़ते हैं, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। When there is a difference in atmospheric pressure, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो दो रीजन्स के, तो हवाएं हाई प्रेशर से किस रीजन में मूव करेंगी? लो प्रेशर रीजन में। जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेंगी? लो प्रेशर एरिया में। फिर से एक बार बता रही हूँ, हाई प्रेशर कहाँ बनेगा? जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा। लो प्रेशर कहाँ बनेगा? जहाँ टेम्परेचर हाई होगा। द मानसून इज अ सीजनल विंड। मानसून विंड कैसी होती है बच्चा? सीजनल विंड। और ये जो हवाओं की मूवमेंट होती है ना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसी को बोलते हैं विंड। चलो, मानसून विंड सीजनल विंड्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही चलती है। ठीक है, और ये जो वर्ड है मानसून, ये अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है। मानसून वर्ड का ओरिजिन वर्ड क्या है? मानसून का ओरिजिन वर्ड है मौसम। मौसम किस लैंग्वेज को वर्ड है? अरेबिक का, जिसका मतलब होता है सीजन। तो मानसून, द मानसून अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया मोस्ट, और हमारे इंडिया के क्लाइमेट को मानसून बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जो ठंडी हवाएं चलती हैं नदर्न इंडिया में, और गर्मियों के टाइम में हॉट और ड्राई विंड चलती हैं पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर। ठीक है, इंडिया कॉजिंग अ मार्क्ड इंक्रीज इन टेम्परेचर, और किसको बढ़ाने का काम करती हैं? टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। चलो
अगर हम बात करें इंडिया की तो जनरली इंडिया में ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है इंडिया का? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। कोई पूछेगा इंडिया का क्लाइमेट टाइप बताओ तो क्या बोलोगे? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। पर कुछ रीजनल वेरिएशन भी है। अगर हम कंट्री के इंटीरियर पार्ट्स की बात करें, कंट्री में इंटीरियर आने की बात करें, स्पेशली नॉर्थ की, तो यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैसे ये रहा इंडिया, तो इंडिया ये वाले रीजन में तो आपको क्या ही मिलेगा? ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ही मिलेगा, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। पर नदर्न रीजन में आपको क्या मिलेगा? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। और ये जो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है ये कहाँ पर मिलता है? उन एरियाज पे मिलता है जो ओशन और सीज से थोड़े से दूर हो, फाउंड फार फ्रॉम ओशन एंड सीज। तो जो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है वाटर बॉडीज का टेम्परेचर के ऊपर, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रहता है, क्योंकि ये सी से और ओशन से बहुत दूर है। अगर सीज और ओशन के पास रहोगे तो आपका क्लाइमेट अलग होगा। अभी हमने पढ़ा था ना, तो कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारे नॉर्दर्न रीजन में मिलेगा। और मिलने का रीज़न क्या है? क्योंकि ये एरियाज बहुत दूर हैं ओशन से और सी से। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? गर्मी पड़ेगी तो इतनी भयंकर, ठंडी होगी तो भी कड़ाके की ठंडी। तो ऐसा होता है भाई कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। वहीं पे अगर मैं कोस्टल एरिया की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होता है समर और विंटर टेम्परेचर में। ना ही तो गर्मियाँ एक्सट्रीम में पड़ती हैं, ना ही ठंडियाँ एक्सट्रीम में पड़ती हैं। पर वहीं अगर हम माउंटेनियस रीजन की बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट मेनली एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, आप किस हाइट पे रह रहे हैं। थोड़ा सा नीचे रह रहे हैं, टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। देखो, अगर आप यहाँ रह रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, जैसा प्लेन का टेम्परेचर था वैसे ही आपका रहेगा। पर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और ये भी देखो बेटा कि हमारे पूरे इंडिया में जो अमाउंट है रेनफॉल का उसमें भी बहुत वेरिएशन है। ठीक है। अब किस कहाँ पर कितनी बारिश पड़ती है इसको नापने के लिए एक स्पेशल वेसन में, स्पेशल वेसल मतलब एक बर्तन में पानी को कलेक्ट करके रख लिया जाता है। फिर जो हाइट होती है पानी की, जैसे ये बर्तन रहा, इस बर्तन में हमने पानी को कलेक्ट होने दिया। ठीक है। पानी यहाँ तक भरा, तो समझो कितना सेंटीमीटर पानी गिरा होगा? 3 सेंटीमीटर पानी गिरा है। ठीक है। तो इसमें भी बहुत वेरिएशन है बेटा, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, कहीं पर बारिश बहुत कम पड़ती है। अगर हम इन जनरल बात करें तो जो रेनफॉल होती है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जैसे हमारे इंडिया के ईस्टर्न रीजन से आप चालू करें तो ईस्टर्न से धीरे धीरे जैसे वेस्टर्न रीजन में आएंगे बारिश कम और कम और कम होती जाएगी। वाइल द हॉट ड्राई थार डेजर्ट, जो हमारा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म सूखा थार डेजर्ट है, वहाँ तो बारिश बहुत ही कम होती है। तो थार डेजर्ट में भी बहुत कम बारिश होती है। प्लस कश्मीर वाला जो रीजन है, ड्राई एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में जो रीजन है कश्मीर, वहाँ पर भी कम बारिश होती है। तो कम बारिश आपको डेजर्ट एरिया में भी मिलेगी और कम बारिश आपको कश्मीर वाले रीजन में हिमालय के नॉर्थ में भी मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात आपको पता है ना, लद्दाख भी डेजर्ट ही है, पर वो कौन सा डेजर्ट है? कोल्ड, वहाँ पर हमेशा बर्फ जमी होती है, पानी नहीं होता है। और थार डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है, रेत ही रेत है वहाँ पर। तो कश्मीर को भी कम बारिश मिलती है और थार डेजर्ट को भी कम बारिश मिलती है। पर मेघालय वेटेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम में। ठीक है। चेरापूंजी इन मेघालय, चेरापूंजी जो है मेघालय में, वो वर्ल्ड हाईएस्ट रेन रिसीविंग एरिया है। वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल एवरेज है वहाँ की 1143 सेंटीमीटर पर ईयर। मौसिनराम वो प्लेस है जो भी चेरापूंजी के पास ही है, वहाँ पर इवन हायर एनुअल रेनफॉल है, वो है 1700। तो चेरापूंजी और मौसिनराम ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेन रिसीविंग एरियाज हैं, इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के ही। सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है मौसिनराम को, मिलती है 1700 सेंटीमीटर और हमारे चेरापूंजी को मिलती है 1153 सेंटीमीटर पर ईयर है ना। अब इंडिया की सीज़न की बात करें तो बच्चा विंटर सीज़न दिसंबर में बिगिन होता है, फरवरी तक चलता है। टेम्परेचर साउथ से नॉर्थ कम होता जाता है। जनवरी में जो पेनिनसुलर इंडिया है वो थोड़ा गर्म ही रहता है।
नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। पर जो नदर्न मोस्ट पार्ट है कंट्री का, वहाँ तो मिनिमम टेम्परेचर हो जाता है बच्चा 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। हाई प्रेशर रहता है नदर्न इंडिया में, क्योंकि टेम्परेचर कम है। अभी हमने बताया था ना, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर। जो वार्मर रीजन है साउथ के, वहाँ पर अभी भी लो प्रेशर है, वहाँ अभी भी गर्मी पड़ रही है। जैसे ये देखो, यहाँ पर अभी भी गर्मी, और ये वाला पूरा रीजन ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी। यूपी देख लो आप, हमारे एमपी में भी ठंडियों में अच्छी ठंडी पड़ी जाती है, पंजाब है, हरियाणा है, शिमला है, सब में ठंडी हो रही है, और ये वाले रीजन में अभी भी गर्मी हो रही है। इससे क्या होता है, कूल ड्राई विंड्स ब्लो होती हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से ठंडी हवाएं चलना चालू होती हैं किसकी तरफ, साउथ की तरफ, क्योंकि साउथ अभी भी गर्म है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर बनेगा, तो हाई प्रेशर से भाई हवा किसकी तरफ आएंगी, लो प्रेशर की तरफ। चिली ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं पहुंचेंगी साउथ में। जो नदर्न इंडिया है वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होती है विंटर्स में। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिनकी वजह से रेनफॉल भी हो जाती है कई बार नॉर्थ इंडिया में, थोड़ी बहुत हवा उनका विंटर में। जो सदर्न ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया के, उन्हें रेनफॉल अच्छी खासी मिल जाती है बेटा ठंडियों में। अब ज़रा ध्यान रखो, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो कम ही बारिश होती है, पर ये रीजन जो तमिलनाडु वाला जो रीजन है, इसको साल की सबसे ज़्यादा बारिश कभी मिलती है बच्चा, विंटर्स में। ठीक है, ये रहा साउथ और ये रहा ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब अगर गर्मियों की बात करें तो समर कैसी होती है बच्चा, हॉट, गर्मी है मतलब हॉट है ही है, और ड्राई वेदर होता है, सूखा, हवाएं नहीं चलती हैं, मतलब हवाएं तो चलती हैं पर सूखा होता है। ठीक है, ड्राई वेदर होता है, हॉट भी होता है, मार्च से स्टार्ट हो के मई तक चलती है। ठीक है, समर्स कम्स टू द सदर्न स्टेट फर्स्ट, पहले सदर्न स्टेट्स में गर्मी आती हैं, बाय मई तक नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी बढ़िया गर्मी आ जाती है, मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। ये रीजन्स में अगर हम नॉर्थ की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो यहाँ पर लू भी चलती है बेटा। मैं लोग बोलती होंगे, आप लोगों ने सुना होगा ना, अच्छे से कवर करो अपने आप को, अनियन अपने पास रखो, और केरी का पन्ना पियो, नहीं तो लू लग जाएगी। फिर कई बार बहुत तबीयत हम लोग की खराब हो जाती है तो मम्मी लू उतारती भी हैं, गीले कपड़े वगैरह से, देखा होगा तुम लोगों ने। हमारे यहाँ तो होता है, पता नहीं आप लोगों का। चलो, तो एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है नॉर्थ इंडिया के ऊपर, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। दिस रिजल्ट इन लोकल स्ट्रॉम्स, और इसकी वजह से लोकल स्ट्रॉम्स आते हैं और कई बार बारिश लेके भी आ जाते हैं। जब नॉर्थ इंडिया में बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। इतनी तेज़ी से लो प्रेशर क्रिएट होता है तो बड़े बड़े स्ट्रॉम्स आते हैं, तेज़ी तेज़ी से हवाएं आने लगती हैं उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, और कई बार अपने साथ बारिश भी ले आती हैं। अब मानसून सीज़न की आप बात करें तो मानसून सीज़न को ही रेनी सीज़न बोलते हैं, जो जून में स्टार्ट होता है, सितंबर तक चलता है। मई के एंड तक जो प्रेशर होता है नदर्न इंडिया में, वो और ज़्यादा कम होने लगता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसलिए टेम्परेचर कम होने लगता है। दिस कॉजेज एयर फ्रॉम हाई प्रेशर जोन, तो हाई प्रेशर जोन इंडियन ओशन से हवाएं तेजी तेजी से अरेबियन सी क्रॉस करते हुए, बे ऑफ बंगाल क्रॉस करती हुई कहाँ पहुंचेगी, इंडिया की तरफ पहुंच रही हैं। ये जो विंड होती है इनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, क्योंकि आ कहाँ से रही हैं, बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से, इंडियन ओशन को क्रॉस करती हुई आ रही हैं, और ये लेके आती है मानसून। ठीक है, और फिर जो शुरुआत में जो थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती है, जो और ज़्यादा गर्मी बढ़ा देती है, उसी को हम बोलते हैं बच्चा एडवांसिंग मानसून। ये पहले साउथ वेस्ट में आता है, और धीरे 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 करके पहले यहाँ आएगा, और धीरे 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 करके हम तक पहुँच जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून, ये जो सीज़न होता है बच्चा, इस सीज़न में हैवी रेनफॉल होती है इंडिया में, और मैक्सिमम जो रेनफॉल हम रिसीव करते हैं वो मानसून सीज़न में ही करते हैं। लैंड ऑफ मानसून की अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीज़न है इंडिया का सीज़न ऑफ रेन। ठीक है, इसीलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ मानसून। जब हम देखते हैं कि मानसून आने लग गया तो न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आने लगती है, किसान बहुत, हमारे जो फार्मर्स होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अच्छा मानसून आएगा तो एग्रीकल्चर अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो इंडिया की इकॉनमी बूस्ट करेगी। ठीक है, और अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो उसका उतना ही बैड इफेक्ट देखते हैं एग्रीकल्चर प्राइजेस पे।
तो भाई मॉनसून का एक बॉन्ड है हमारे फार्मर्स के साथ, हमारे फेस्टिवल्स के साथ। नाउ रिट्रीटिंग मानसून मतलब जाता हुआ मानसून। तो इंडिया में अक्टूबर और नवंबर में मानसून रिट्रीट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर एंड अक्टूबर नवंबर में मानसून वापस जाता है। इस सीजन को हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, जहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो प्रेशर होता है ना, अब जो प्रेशर है बच्चा वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इंक्रीज करने लगता है, मतलब एयर का जो प्रेशर बढ़ने लगा। एयर का प्रेशर कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर कम होने लगता है ना। ये जो चेंज होता है प्रेशर कंडीशन में, इससे हवाओं की जो डायरेक्शन है फिर से चेंज हो जाती है। अभी हवाएं ऐसी चल रही थी क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है तो हवाएं इस डायरेक्शन में चलने लगेंगी। अभी यहाँ चल रही थी, अब ये इस डायरेक्शन में चलेंगी, ये कहीं ना कहीं लो प्रेशर को ढूंढेंगी और उसकी तरफ हवाएं चलेंगी। दीज विंड्स नाउ ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही हैं। इन्हें ही हम रीट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और ये जो रीट्रीटिंग मानसून है ये हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब होगी बारिश, और कई बार स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। पर रिट्रीटिंग मानसून में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को बारिश भी मिलती है, और कई बार स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से स्टॉर्म वगैरह आ जाते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। नेचुरल वेजिटेशन, अगर अब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो बच्चा किसी भी पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली जो प्लांट लग जाते हैं नेचुरल कंडीशन में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, उसे ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। ये जो कंडीशन होती हैं इसमें क्लाइमेट, सॉइल सब कुछ इंक्लूड होता है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, सॉइल का टाइप अलग होगा, तो नेचुरल वेजिटेशन ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल अलग होगा। तो हमारे इंडिया में 5 मेजर टाइप के आपको नेचुरल वेजिटेशन मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पहली कैटेगरी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दूसरी है, डेसिडियस फॉरेस्ट तीसरी है, थॉर्न फॉरेस्ट चौथी है, माउंटेन फॉरेस्ट और पांचवी है टाइडल फॉरेस्ट। एक बार बोलो तो फटाफट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट। तो ये जो बेसिक कैटेगरीज हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूँ बेटा, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट एरिया होगा जो वहीं पर होगा जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगी। यहाँ पर फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं। देखो, बारिश होने के लिए 2 ही फैक्टर चाहिए, एक तो सनलाइट और दूसरा वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज हैं, सनलाइट भी है, तो भैया बारिश तेज तेज हो रही है, और बारिश तेज हो रही है तो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए आपको? पानी और सूरज ना, दोनों चीजें चाहिए ना। पानी मिल जाए और अच्छी सनलाइट उसको मिल जाए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्रॉपर होती रहे। तो यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल क्यों होते हैं? क्योंकि पानी भी अवेलेबल है और सनलाइट भी अवेलेबल है। इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट ऐसा नहीं है कि पत्तियां झड़ती नहीं है, विष्णु जी ने वरदान दे दिया एक बार जो पत्ती लग गई है वो कभी झड़ेगी नहीं बेटा। झड़ती हैं, लीव्स शेड होती हैं, पर एक बार में एक साथ में सारे प्लांट सारे ट्रीज की लीव्स शेड नहीं करती हैं। जब यहाँ के 2 प्लांट में लीव्स होंगी तब यहाँ के 5 प्लांट शेड कर गए होंगे, फिर यहाँ के 5 प्लांट्स में लीव होगी तब ये वाले शेड कर रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, हमेशा वो फॉरेस्ट ग्रीन दिखता है। 5-10 फॉरेस्ट अगर अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं तो 10-12 में पत्तियां हैं तो भी ग्रीन दिख रहा है, फिर ये 10-12 गिरा रहे हैं तब दूसरे 15 में लीव्स हैं। तो इस तरीके से हमेशा साल भर फॉरेस्ट ग्रीन दिखता है। चलो पढ़े। दे हैव मेनली एवरग्रीन ट्रीज व्हिच डू नॉट शेड देयर लीव्स अक्रॉस सीजन। एक सीजन में ही सारी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसीलिए ये ग्रीन दिखते हैं पूरे साल भर। जो वेस्टर्न घाट से इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? ये वाले वेजिटेशन मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक हुई बात। अब ट्री कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे? महोगैनी, सिनकोना, वाइल्ड रबर, ठीक है, एंड आर सम कमर्शियली इम्पॉर्टेंट हार्डवुड ट्रीज भी मिल जाएंगे यहाँ पर, और बम्बू भी यहाँ पर ग्रो होता है। उसके बाद है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट है बच्चा वो आपको मिलेगा कहाँ पर? जहाँ पर होंगी आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट।
चलो, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम क्या भी बोलते हैं बच्चा? मॉनसून फॉरेस्ट। ये कॉमन टाइप है इंडिया में, जो फॉरेस्ट है उसका सबसे कॉमन टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, सबसे कॉमन टाइप भी है और सबसे ज़्यादा एरिया में अवेलेबल भी है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में हैं। ये कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ रेनफॉल होगी वहाँ पर ये मिल जाएंगे। डेसिडियस फॉरेस्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर जितने भी ट्रीज होते हैं ये एक बार में अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। तो एक बार में ये सारे ग्रीन दिखेंगे और दूसरी बार में ये सारे ब्राउन। ऐसा लगेगा फॉरेस्ट सूख गया है पूरा। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं? टीक, साल, पलास, पीपल, रोजवुड, सैंडलवुड, अबोनी, शीशम। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। एक बार में सारी पत्तियां ग्रीन, एक बार में सारी पत्तियां ब्राउन, झड़ जाती हैं, सारी पत्तियां एक साथ में हो जाती हैं। एग्जाम्पल है टीक, साल, पलाश, पीपल, रोजवुड, सैंडलवुड, अबोनी, शीशम। अकर्स इन द वेटर पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू के वेटर पार्ट में ये वाले सारे प्लांट्स, ट्रीज आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ नॉर्दर्न प्लेन्स में भी मिलेंगे। राइट टू द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। हिमालय के फुट हिल्स में बॉम्बू टू ग्रो इन दिस रीजन। इस रीजन में बॉम्बू भी ग्रो होता है और ये आपको डेक्कन प्लेटो में भी मिल जाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स में भी मिल जाएंगे और हिमालय के फुट हिल्स में भी ये सारे प्लांट मिल जाएंगे जो हमने पढ़े, साल, पलास, पीपल, रोजवुड, सैंडलवुड, इवोनी, शीशम एक्सेट्रा। अब हम थॉर्न फॉरेस्ट की बात करेंगे। तो थॉर्न फॉरेस्ट एरिड रीजन में मिलता है। पर हमारी कंट्री के एरिड रीजन की बात करें तो वो है राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ पंजाब, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी नीचे होती है। थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जो वेजिटेशन होता है यहाँ पर उसमें होते हैं शॉर्ट ट्रीज जैसे अकाशिया एंड थॉर्नी बुशेस, शब्स, छोटे छोटे पेड़ होंगे कांटे वाले, अकाशिया जैसा ट्री होगा, शब्स होंगी। ये जो प्लांट्स होते हैं उनमें थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स मतलब होता है कांटे होते हैं और वैक्सी लीव होती है। जो लीव होती है उसमें वैक्स की कोटिंग होती है जिससे कि ट्रांसपीरेशन में वो ज़्यादा पानी का लॉस ना करे। और थॉर्न मतलब होता है कांटे। अकाशिया में भी देखो कांटे होते हैं, कैक्टस में कांटे होते हैं। दीज एंश्योर मिनिमम लॉस ऑफ मॉइस्चर। किसके थ्रू मिनिमम लॉस होता है? देखो, जो लीव्स होती हैं, लीव्स किसका फॉर्म ले लेती हैं? थॉर्न्स का। और अगर लीव्स नहीं हुई तो वैक्सी लीव्स होंगी। लीव्स के ऊपर जो कोटिंग होगी वो वैक्स की होगी जिसके थ्रू पानी कम से कम बर्बाद होगा। और फिर ये ऐसी ड्राई कंडीशन में भी रहने के लिए अगर कोई इनको ताकत देता है तो वो वही देता है बच्चा। कौन कौन देता है? वही वैक्सी लीव, थॉर्न्स, तभी वो ड्राई कंडीशन में भी रह पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट से पता चल रहा है ये माउंटेन पे होंगे। हिमालय में ट्रॉपिकल डेसिडियस टू कॉनिफोरस, दोनों टाइप के फॉरेस्ट मिल जाएंगे इन द हिमालयन। इट रेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल डेसिडियस टू कॉनिफर्स। कॉनिफर्स ट्रीज के एग्जाम्पल हैं सिदार, पाइन, सिल्वर फेयर। ये जनरली किस साइड पे मिलते हैं बच्चा? आपको 1500 मीटर से 2500 मीटर अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेंगे? सिदार, पाइन, सिल्वर फेयर। कॉनिफोरस जो ट्रीज होते हैं उनका शेप इस तरीके का होता है, कॉनिकल होते हैं शेप में, ठीक है। Also, most of them bear cones and have needle-shaped leaves. Shape जो होता है निडल का, निडल का नहीं बेटा, लीव्स का जो शेप होता है वो निडल की तरह होता है। और ये इसलिए होता है कि अगर कभी बर्फ गिर जाए, स्नोफॉल हो तो भी वो इजीली नीचे की तरफ बह जाए, इनके ऊपर रह के उसको खराब ना करे। अगर हम हाइट की बात करें तो अगर हम 3000 मीटर की हाइट पे जाते हैं, उससे ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पर मिलेगा हमको अल्पाइन वेजिटेशन ऑफ शब्स एंड ग्रासेस। ग्रासेस का, शब्स का, अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगा। पर एक ही साइड पे मिलेगा बेटा 3000 मीटर के ऊपर, ठीक है। 1500 से 2500 तक है तो आपको क्या मिलेगा? सिदार, पाइन, सिल्वर फेयर, ये सब चीज़ें मिलेंगी। 3000 के ऊपर अल्पाइन वेजिटेशन जिसमें होंगे शब्स और ग्रासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइडल फॉरेस्ट को। बच्चा, टाइडल फॉरेस्ट को ये मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये स्वैम्पी एरियाज में मिलेंगे जो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली वॉश्ड बाय द सी। जिसको कौन वॉश करती है बच्चा? सी। हाई टाइड जब आती है तो उस एरिया को वॉश करती हुई ले जाती है। ये जो वेजिटेशन होते हैं ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे है। एक बहुत बड़ा डेल्टा, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा
ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया हुआ है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, वहाँ पर मिलेंगे। और इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टास पे भी आपको टाइडल फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, द मोस्ट एक्सटेंसिव टाइडल फॉरेस्ट हमें मिलेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे, जिन्हें हम सुंदरबन भी बोलते हैं। सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पर सुंदरी ट्रीज है। सुंदरी ट्रीज की खासियत क्या है? वैसे रूट्स नीचे होती हैं, ज़मीन जहाँ से पेड़ ग्रो करता है वहाँ पर होती हैं, पर सुंदरी ट्री की जो रूट्स हैं वो एरियल हैं, हवा में भी होती है। क्योंकि यहाँ पर जो मार्शी एरिया होता है, इसके थ्रू रूट्स अब ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं, तो इसलिए उनको गॉड ने क्या दी है? एरियल रूट्स। जो वुड है इस ट्री का, द वुड ऑफ दिस ट्री इज ड्यूरेबल एंड यूज टू मेक बोट्स। बोट्स बनाने के लिए काम में आते हैं। मैंग्रोव्स आर ऑल्सो फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और मैंग्रोव फॉरेस्ट को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी मिलेंगे। सो बच्चा, मैं अपने वीडियो को करती हूँ यहाँ पर खत्म। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है।